हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिग डेटा सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4। मैंने यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ से यूनिट नंबर 1 देख सकते हैं। और यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर 4 मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यूनिट नंबर 3 एंड 2 जो है हमारा, ये हमारे सेकंड सेशनल में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे सेकंड सेशनल में बेसिकली यूनिट 4 और 5 रहेगा और कुछ पार्ट यूनिट 3 के रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सेशनल के अकॉर्डिंग मैं पहले यूनिट 4 पढ़ा देता हूँ और 5 पढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यूनिट नंबर सेकेंड और थर्ड का वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, तो यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ये यूनिट नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये 1 शॉर्ट वीडियो होगा, आपको मल्टीपल्स वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा टॉपिक मैंने यूनिट नंबर 3 का 1 शॉर्ट में कवर किया है। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो इतना समझिए आपका पूरा सिलेबस कवर है, आपको कोई टॉपिक इसमें नहीं छूटने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए। तो उससे पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं, हडूप इकोसिस्टम एंड यार्न। ओके, हडूप इकोसिस्टम होता क्या है और यार्न क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारे है हडूप इकोसिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। हडूप का जो इकोसिस्टम है एक कलेक्शन होता है टूल्स और फ्रेमवर्क्स का। ठीक है, यूज फॉर स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज स्केल डेटा। जिसका यूज होता है लार्ज स्केल, मतलब बड़े अमाउंट में जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, इट वर्क ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। इसका मतलब हुआ डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। ठीक है, तो अब मैं आपको देखो यहाँ पे हिंदी में सबका इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि एट द एग्जाम आपको बार बार लेक्चर देखने की नीड ना पड़े। आप अगर नोट्स से पढ़ें तो भी आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने जो भी इंग्लिश में डेफिनेशन है उसके साथ साथ हिंदी भी प्रोवाइड की है ताकि आप अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझ सकें। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, हडूप इकोसिस्टम एक टूल्स का ग्रुप है जो बड़े डेटा को, बिग डेटा को स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम करता है जिसमें डेटा मल्टीपल कंप्यूटर्स पर होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे कैसे काम करता है, जो देखो हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, वो मल्टीपल कंप्यूटर पे है। ठीक है, और ये क्या करता है, मतलब हमारे पास कोई डेटा है, मान के चलो हमारे पास एक बिग डेटा है। अब ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे कैसे काम करता है, एक बड़े डेटा को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ओके, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसे मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर करेगा। ओके, जो हमारा ये सिस्टम है ये क्या करता है, कोई लार्ज स्केल मतलब बड़ा डेटा है मान के चलो, ठीक है, बड़ा डेटा उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, उसके बाद उसको मल्टीपल कंप्यूटर पे स्टोर करेगा। ठीक है, इसका यही काम होता है, ये हमारा होता है हडूप इकोसिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक, अब देखो इसके मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन का कलर पहले चेंज करूँ। इसके मेन कंपोनेंट्स हम देखते हैं। ठीक, HDFS डेटा स्टोरेज, मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेसिंग, यार्न रिसोर्स मैनेजमेंट, हाईपिक क्वेरी टूल, एजबेस NoSQL डेटाबेस, स्पार्क फास्ट प्रोसेसिंग। देखो इसको जो मेन कंपोनेंट्स हैं, HDFS क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा स्टोरेज होता है, एक प्लेस होता है जहाँ डेटा स्टोर होगा हमारा। मैप रिड्यूस क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब जो भी डेटा आता है हमारा उसकी प्रोसेसिंग करता है मैप रिड्यूस। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये रिसोर्स मैनेज करता है जो भी रिसोर्सेस चाहिए होती हैं हमारे सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा हाई पिक जो है एक क्वेरी टूल्स है। ठीक है, एक क्वेरी टूल्स जनरेट, क्वेरी टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एज बेस जो होता है NoSQL डेटाबेस होता है हमारा, और स्पार्क जो होता है फास्ट प्रोसेसिंग होता है, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो HDFS डेटा स्टोरेज के लिए, मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेसिंग के लिए, यार्न जो है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हमारे डेटा को स्टोर होने के लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए होते हैं उसके लिए यूज होता है यार्न। ठीक है, हाई पिक जो है हमारा क्वेरी टूल है, क्वेरी जनरेट करने के लिए होता है यूज। एज बेस क्या है, NoSQL डेटाबेस है। स्पार्क जो है हमारा फास्ट प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो आप मेन कॉम्पोनेंट्स इसके याद रखिएगा और एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। और तो यहाँ पे मैंने हडूप इकोसिस्टम का ग्राफ भी दे दिया आपको।
ये होता है हमारा हडूप इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFS है, HDFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HBase, यार्न क्लस्टर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, MapReduce क्लस्टर मैनेजमेंट, हाइव, पिग, माहौत, एवरो, स्कूप, जूकीपर, फ्लूम, चुकवा, उजी। ओके, तो देखो ये जो हडूप इकोसिस्टम हमारा आया, ये मैं आपको देखो ये बेसिकली है यूनिट 2 में, जिसमें मैं सारा पूरा डिटेल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे है हर चीज़, तो इसका सारा डिटेल में मैंने उस यूनिट में पढ़ाया है, बस आप यहाँ पे इतना समझ चलिए। इसका जो इकोसिस्टम होता है, डेटा स्टोरेज यूनिट हमारा HBase HDFS होता है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक स्टेप होता है यार्न एंड MapReduce, दो चीज़ यूज होता है, यार्न एंड MapReduce। तो डेटा एक्सेस के लिए हमारा स्कूप, एवरो, माहौत, पिग और हाइव। हाइव में हमारा SQL आता है, पिग में डेटा फ्लो आता है, माहौत मतलब मशीन लर्निंग हो गया, एवरो मतलब RPC सीरियलाइजेशन होता है हमारा, स्कूप मतलब RDBMS कनेक्टर होता है, ठीक है। और इसमें देखो OG में वर्क फ्लो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चुकवा में मॉनिटरिंग होती है, फ्लो में मॉनिटरिंग होती है, और जूकीपर में मतलब मैनेजमेंट जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये डेटा मैनेजमेंट हो गया हमारा, ये डेटा एक्सेस के लिए हो गया, डेटा प्रोसेसिंग के लिए और डेटा स्टोरेज के लिए, ठीक। तो आप इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा याद करके आप एग्जाम में बना दिया करिए, और कुछ बहुत विशेष इसके बारे में लिखना नहीं है, बस यहाँ डेटा स्टोरेज में क्या क्या आता है, जो डेटा को स्टोर करता है और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, हो गया। फिर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में दो चीज़ें आती हैं, MapReduce और यार्न, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इतना इनफ है। उसके बाद फिर डेटा एक्सेस में जो 5 टाइप हैं उनको आप अच्छे से बता दीजिए, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। डेटा, और उसके बाद थोड़ा इसमें लिख दीजिएगा आप, जैसे डेटा स्टोरेज क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज होता है डेटा स्टोरेज, जिसमें हम HDFS या HBase का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डेटा प्रोसेसिंग किस लिए होता है, डेटा को प्रोसेस करता है यूजफुल इंसाइट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम MapReduce और यार्न यूज करते हैं। डेटा एक्सेस क्या होता है, डेटा को प्रॉपर्ली एक्सेस करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं उसे हम डेटा एक्सेस के थ्रू ये एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाता है SQL हो गया, डेटा फ्लो हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आ गई डेटा एक्सेस में। उसके बाद फिर डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करने के लिए जो सारी चीज़ें यूज होती हैं वो डेटा मैनेजमेंट। देखो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थियरी लिख के आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप एग्जाम में जाओ प्रॉपर, अपना जो भी ध्यान रहे हर चीज़ अच्छी तरीके से लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसको लिखेंगे तो नंबर आपका घटेगा, कोई नंबर का नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मार्क आपको मिलेगा, इसकी मेरी 100% गारंटी है। आप बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना भी लिख के आएंगे, तब भी उसके साथ साथ आप ये कोशिश किया करिए एग्जाम में कि जितना हो सके हर चीज़ को, देखो मैं यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करनी है तो उसके पॉइंट को देखिए कि पॉइंट क्या कह रहा है। डेटा मैनेजमेंट से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये डेटा मैनेज करने के लिए यूज होता है, तो इसमें आप 4 चीज़ें याद रखिएगा। उसके साथ साथ इसमें आप लिख सकते हैं डेटा मैनेजमेंट काम कैसे करता है, रिसोर्स से डेटा लेता है, फिर डेटा जो आता है सिस्टम में उसको मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है आपके एग्जाम में, ठीक। तो पॉइंट्स में आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पे शॉर्ट्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप रट के जाएँ, क्योंकि रटने को एग्जाम में कहीं ना कहीं आप भूलेंगे, थोड़ा तो भूल जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, तो मैं उसी नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। अब हम देखते हैं यार्न। यार्न क्या है हमारा, एट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। ओके, तो देखो बेसिकली यार्न क्या होता है हमारा, यार्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड शेड्यूलिंग जॉब्स इन हडूप क्लस्टर, इट सेपरेट रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग। ओके, यार्न जो होता है एक क्लस्टर के रिसोर्स को मैनेज करता है और जॉब्स को शेड्यूल करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को अलग करता है, ठीक है। यार्न जो होता है जो हमारा क्लस्टर में फॉर्म, जो डेटा हमारा क्लस्टर, मैंने आपको बताया ना बिग डेटा आया कोई, ठीक है, उसको छोटे छोटे फॉर्म में जो डिवाइड होता है, तो यही हमारा कहलाता है क्लस्टर। ओके, यही हमारा है क्लस्टर, ठीक। राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है, समझ लीजिएगा, ये हमारा क्लस्टर है, ठीक है। इसको मैनेज करता है कि कौन सा किस सिस्टम में स्टोर हुआ है हमारा क्लस्टर, कैसे उसको एक्सेस करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा यार्न मैनेज करता है, इसको हम बोलते हैं एट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। ओके, आप एग्जाम में ऐसे थोड़ा डायग्राम बना दीजिएगा कि मल्टीपल जो क्लस्टर्स होते हैं हमारे, जो बिग डेटा होता है क्लस्टर फॉर्म में डिवाइड होता है हमारा, उसके बाद वो मल्टीपल सिस्टम में स्टोर होता है, और वो कैसे स्टोर होगा, कैसे एक्सेस होगा, कैसे प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें हम यार्न के थ्रू मैनेज करते हैं। तो यही हमारा कहलाता है यार्न। यार्न का
यही काम होता है। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए कमेंट सेक्शन में। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं यार्न कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, रिसोर्स मैनेजर बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी, ठीक है, ताकि आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, देखो, मास्टर नोड एलोकेट्स रिसोर्सेज। ठीक है, मेन नोड होता है जो रिसोर्स असाइन करता है। ठीक है, यार्न के जो कंपोनेंट्स है उसमें हमारा जो कंपोनेंट नंबर 1 है वो है रिसोर्स मैनेजर। और ये क्या करता है, मेन नोड होता है जो रिसोर्स असाइन करता है। रिसोर्स असाइन करना मतलब किसी टास्क को करना है आपको, ठीक, किसी टास्क को करना है, उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे कुछ रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उन्हीं को ये प्रोवाइड करता है, उन्हीं रिसोर्स को मैनेज करता है। अब सेकेंड इसमें हम देखते हैं नोड मैनेजर। ठीक है, तो देखो, रन्स ऑन ईच नोड, मैनेज टास्क, हर मशीन पर होता है और टास्क रन करता है। ठीक है, देखो, नोड मैनेजर जो होता है, मैंने आपको बताया कि यार्न में जो क्लस्टर फॉर्म हमारा डेटा स्टोर होता है मल्टीपल मशीन में। ठीक है, तो ये हर मशीन पे अवेलेबल होता है। ठीक है, और उसके टास्क को रन करता है। जैसे इस मशीन का टास्क है एडिशन, मान के चलो इसका टास्क एडिशन, इसका टास्क है मान के चलो माइनस करना। ठीक है, तो ये मशीन्स के टास्क हैं। ठीक है, और नोड मैनेजर क्या करता है, उन्हीं टास्क को रन करता है। ठीक है, फिर थर्ड हमारा है एप्लीकेशन मैनेज मास्टर। ठीक है, तो मैनेज ए सिंगल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे सिस्टम में मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक, कोई एप्लीकेशन है, उसके अंदर जितने भी टास्क होंगे सारे चीज़ों को हमारा कौन मैनेज करेगा, एप्लीकेशन मास्टर। ओके, ये उसको मैनेज करेगा। एप्लीकेशन मास्टर का काम ही होता है एप्लीकेशन मैनेज करना। किसी भी सिस्टम में जो एप्लीकेशन है कैसे काम कर रहा है उसका मैनेजमेंट देखना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या है। ठीक, अभी आर्म के फीचर्स देखते हैं हम। ठीक, आर्म के फीचर्स क्या है, मल्टीटास्किंग, बेटर स्केलेबिलिटी, इफिशिएंट रिसोर्स यूज, एक टाइम पे मल्टीपल जॉब रन कर सकते हैं। ठीक है, रन करा सकते हैं मतलब मल्टीपल काम करा सकते हैं। जैसे समझो हमारे पास सिस्टम है, ठीक, अब यहाँ पे मैंने मान के दिया यहाँ पे इसको काम करने के लिए, तो मुझे एक साइट ओपन करके दो। ठीक, यूट्यूब मान के चल लो। ठीक, यूट्यूब मैंने बोला कि ओपन करके दो। ठीक, और साथ ही साथ मैंने एक और टैब खोला, वहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कि मुझे गूगल यूज करना है। ठीक, मैंने टाइप कर दिया गूगल खोल के दो। फिर और एक आध टैब खोल दिया मैंने, वहाँ पे लिख दिया मैं, चलो मुझे कुछ और खोलना, जैसे हो गया चैट जीपीटी मान लो खोलना है। ठीक, तो मल्टीपल टास्क, सिस्टम हमारा एक है, ओके, लेकिन बैकग्राउंड में हर एक जो टास्क मैं दे रहा हूँ इसको, हर एक टास्क रन कर रहा है। यूट्यूब चल रहा है पीछे, गूगल चल रहा है नेक्स्ट टैब में, फिर हमारा चैट जीपीटी वो भी नेक्स्ट टैब में चल रहा है। ठीक है, तो इसका फीचर यही हो गया मल्टीटास्किंग, और ढेर सारे काम को या फिर जॉब्स को एक टाइम पे रन करा सकता है। ठीक है, रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूज करता है, और इसको जो भी रिसोर्सेज मिलती हैं, ठीक है, जितनी रिसोर्सेज है उसको पूरी अच्छी तरीके से यूज करता है, यूटिलाइज करता है। उसको ऐसा नहीं है कि अगर मुझे अच्छा रिसोर्स मिल रहा है तो थोड़ा सा यूज किया, मान चलो स्पेस इसको दिया गया, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ऐसे इतना स्पेस यूज किया बाकी इतना खाली छोड़ दिया, तो ये सब काम नहीं है। इसमें क्या है, जो भी रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करेंगे उसको ये पूरी तरीके से यूज करने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, देखो मैंने इसका आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको थोड़ा बना दीजिएगा एग्जाम में, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को कि हाँ आपने कुछ अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखने की आपको ज़रूरत है नहीं, मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई आप उतना कर लेंगे, सफिशियंट है हर कुछ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतना कोशिश करिएगा कि हर टॉपिक से जितना आप रिलेटेड लिख सके उतना अच्छा लिखने की कोशिश करें। अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो आराम से समझ चलिए एटलीस्ट 3 से 4 पेज लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, एक ट्यू है, हाँ पेजेस के भी मार्क्स होते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको बना के दिखा दिया, आप इसको समझ लीजिए। देखो यहाँ पे हमारा एक नोड मैनेजर यहाँ है, एक नोड मैनेजर यहाँ है। ठीक, इसके पास एक कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर है। ठीक, इसमें एक मैप टास्क के लिए यूज होता है कंटेनर, और एक एप्लीकेशन मास्टर के लिए। ठीक,
और जो सेकंड नोड है हमारा नोड मैनेजर, उसमें एक कंटेनर है और एक क्या करता है, रिड्यूस टास्क के लिए यूज होता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एक हमारा क्लाइंट है और वो रिसोर्स मैनेजर से कनेक्ट है, ठीक। तो सिंपल मैं समझाता हूँ। क्लाइंट ने रिसोर्स मैनेजर को अपना जो भी उसका टास्क है वो प्रोवाइड किया, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो प्रोवाइड करेगा रिसोर्स मैनेजर को, और क्लाइंट यहाँ से नोड मैनेजर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक। फिर नोड मैनेजर उसको सेंड करेगा नोड मैनेजर सेकंड के पास, ठीक है। फिर वो नोड मैनेजर सेकंड जो होगा वो कंटेनर में सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन, फिर कंटेनर इसको सेंड करेगा नोड मैनेजर के पास, ठीक है। फिर नोड मैनेजर, फिर यहाँ पे नोड मैनेजर का जो कंटेनर होगा इसमें जाएगा डेटा हमारा, ठीक है। इसमें जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर सेंड करेगा नोड मैनेजर के पास, ठीक। नोड मैनेजर के पास जाएगा डेटा, फिर यहाँ से रिसोर्स मैनेजर के पास भी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से रिसोर्स मैनेजर के पास डेटा सेंड होगा थ्रू द कंटेनर मैप टास्क, ओके। तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने लायक है नहीं चीज़ें, ठीक है। आप ये सारा चीज़ देख लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए, इसका जो भी ग्राफ है, ठीक है, आर्किटेक्चर जो है इसको समझ लीजिए थोड़ा। और एक एक दो लाइन आप जरूर लिखिएगा। रिसोर्स मैनेजर रिसोर्स प्रोवाइड करता है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नोड मैनेजर नोड को हैंडल करने के लिए यूज होता है, इसमें दो कंटेनर होते हैं, एक मैप टास्क के लिए यूज होता है, एक एप्लीकेशन मास्टर के लिए यूज होता है। और उसके बाद फिर सेकंड नोड जो होता है हमारा नोड मैनेजर, वो उसमें कंटेनर होता है जो रिड्यूस टास्क के लिए यूज होता है, ठीक है। सारी चीज़ें थोड़ा आप उसमें अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा। बाकी मैंने ये सारा टॉपिक आपको बताया, यहाँ के फीचर्स, यहाँ के कॉम्पोनेंट्स और एग्जाम्पल और ये उसका जो थियोरेटिकल है, सारा चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और ये सारा चीज़ अगर आप लिखेंगे तो सफिशियंट है, इतने में आपका पूरा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लिखिएगा एग्जाम में, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए हर चीज़ को लेके कि नहीं मैं कुछ भी लिख दूंगा हर जगह से नंबर आ जाएगा, वैसा मत करिएगा। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप उसको समझ चलिए और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से उसको लिखिए, इम्प्लीमेंट करिए हर चीज़, नंबर आपका कहीं नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या हम पढ़ते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम Hadoop 2.0 फीचर्स, ठीक है। तो देखो Hadoop 2.0 या फिर 2.0 इंट्रोड्यूस इम्प्रूवमेंट ओवर Hadoop 1.0 मेन फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम 2.0 क्या है बताते हैं आपको। आज के टाइम मान के चलिए आपने एक फ़ोन लिया, ठीक है, जो वर्जन 7 पे है, ठीक है। अब ये फ़ोन तो चल तो बेहतर रहा है, ठीक, फ़ोन अच्छा चल रहा है, लेकिन अब टाइम के साथ इसकी जो स्पीड होगी, इसका परफॉर्मेंस होगा धीरे धीरे लो होगा थोड़ा, ठीक है। तब आप स्विच करते हैं वर्जन 7 पे, ठीक, वर्जन 8 पे तब आप स्विच करते हैं, ठीक। तो मैं आपको बस इस एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम हो, जब उसकी इफिशियंसी कम होने लगती है, रिलायबिलिटी कम होने लगती है, परफॉर्मेंस उसका डाउन होने लगता है, तो हमको उसकी नेक्स्ट वर्जन या फिर एडवांस वर्जन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसी तरीके से Hadoop 2.0 में नए फीचर्स आए जो सिस्टम को फास्ट और रिलायबल बनाते हैं, ठीक है। 1.0 में जो फीचर्स थे उनसे अच्छे फीचर्स आए जिनकी हेल्प से सिस्टम रिलायबल बना, ठीक है, और फास्ट बना, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ Hadoop 2.0 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसके हम फीचर्स देखते हैं यहाँ पे। अब पहला फीचर इसका हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, प्रिवेंट नेम नोड फेलियर, सिस्टम क्रैश होने से बचाता है। जो Hadoop 2.0 है, 2.0 ये जो है सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। क्रैश होने का मतलब क्या हुआ, एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क आपने सिस्टम को दिया तो सिस्टम कहीं फेल ना हो जाए, ठीक है। कहीं इस पर अगर एक टास्क दिया, दो टास्क दिया, उसके बाद सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, वो ख़राब हो जाए या फिर वो काम ना करे, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को यहाँ पे रिमूव किया गया। तो इसमें क्या हुआ, ये जो है हमारा फीचर, ये सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फेडरेशन। फेडरेशन क्या है हमारा, मल्टीपल नेम नोड्स मल्टीपल स्टोरेज मैनेजमेंट। फेडरेशन का मतलब हमारा हो गया कि देखो मल्टीपल नेम नोड इसमें होते हैं, ठीक है। मल्टीपल नेम नोड मतलब हमारे पास हर एक जो डेटा है मल्टीपल सिस्टम में स्टोर होता है, ठीक है। मल्टीपल सिस्टम में
मान के चलो ए डेटा है, यहाँ भी है ए का कुछ पार्ट, ठीक है, डिवाइड हो गया है, ठीक है, A/2 मान के चल लो, ठीक। तो उसका कुछ पार्ट दूसरे सिस्टम में, फिर उसका कुछ पार्ट दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो मल्टीपल स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है बहुत, यहाँ इसके स्टोरेज में डेटा स्टोर है, इसके स्टोरेज में स्टोर है। तो यहाँ पे इससे क्या हमको फायदा होता है कि अगर एक कोई सिस्टम में एक कुछ दिक्कत आ गई तो दूसरे सिस्टम से काम चलाया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं MRV2, ठीक, रन्स ऑन यार्न। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आप बोल सकते हैं, मैप रिड्यूस अब यार्न पर रन होता है, ठीक है। मैप रिड्यूस जो था पहले वो ना हमारा, तो इसमें हुआ क्या बेसिकली, जो मैप रिड्यूस था ना, मैप रिड्यूस हमने पढ़ा, वो अब यार्न पे भी रन होने लगा, ठीक है। तो इसके फीचर्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आप देखो, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेशन में आप कोशिश ही करें जो भी चीज़ें आपको सही लग रही हैं। देखो बेसिकली ये बिग डेटा का सब्जेक्ट है, एक बिग डेटा में बेसिकली होता क्या है, लार्ज स्केल में जो डेटा आता है उसी को हैंडल करना होता है हमको, सारे यूनिट्स में उसी किस तरीके से बेहतर तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं उन्हीं की बातें हुई हैं, ठीक है। तो एग्जाम का मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ कि हर चीज़ में आप लिखिए बेहतर तरीके से, डेटा को मैनेज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से थोड़ा कुछ अपनी तरफ से ऐड करके अच्छे से लिखिए ताकि आपको पूरा नंबर अच्छी तरीके से मिले, ठीक है। कोशिश करिए मिनिमम 3 पेज में आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन करके ही आए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा थियरी देने को आपको दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ उससे मतलब निकलेगा नहीं, आप रट नहीं पाएंगे उतना, और मैं आपको समझाऊंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझें कि वो काम कैसे कर रहा है। काम आपको पता होगा, आप वहाँ पे यार 2 4 5 लाइन अपने से बना के लिख ही देंगे, और वैसे भी मैं जितना बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है ये आपके लिए, आप उतना भी लिखेंगे, अगर याद करने वाले बस स्टूडेंट हो तो उतना ही याद करके जाओ, आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस आर नॉन रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन फॉर लैंडिंग लार्ज स्केल एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है जो बड़े और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ये हमारा ना एक NoSQL जो है हमारा एक डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो नॉन रिलेशनल होता है। नॉन रिलेशनल मतलब जरूरी नहीं है कि अगर इमेज है तो इमेज ही रहे, ठीक। उसी तरीके से वीडियो है या फिर कुछ और है, लार्ज स्केल में जो भी डेटा है वो उसी फॉर्म में रहे, जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जो बड़े और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। बड़े और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा क्या होता है, ऐसा डेटा जो किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। उसके सारे कंपोनेंट्स इधर उधर होते हैं, जैसे हमारा हो गया इमेज हो गया, ठीक, वीडियोस हो गए, ये हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। तो ये उनको स्टोर करने के लिए यूज होता है। और इसका समझ चलो, अब हम एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे देखो फेसबुक का डेटा हो गया, ठीक है। फेसबुक फेसबुक का हो गया, ठीक है, इंस्टा का हो गया। तो इन सब का जो डेटा है ना वो बहुत लार्ज अमाउंट में हर दिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए समझ चल सकते हैं हम कि नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज हुआ, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा था उसको स्टोर करने के लिए, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, ठीक। टाइप्स में इसका क्या है, की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, मोंगोडीबी, कॉलम, एचबेस, ग्राफ, नियो 4J, ओके। तो ये हमारे हो गए इसके टाइप्स, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ बताने के लायक आपको है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं। फास्ट होता है, स्केलेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेज। फास्ट मतलब बहुत तेजी के साथ डेटा को, हाई स्पीड से डेटा को स्टोर या फिर प्रोसेस करता है, ठीक है। स्केलेबल होता है, ठीक है, डेटा को स्केल अच्छी तरीके से कर लेता है। फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी सिस्टम पे अच्छी तरीके से रन करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। फास्ट है, इजीली एक्सपेंड होता है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। डिसएडवांटेजेस में क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है, लेस कंसिस्टेंसी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इसकी जो कम होती है, और इसका जो क्वेरी है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है कॉम्प्लेक्स क्वेरी मुश्किल होती है और कंसिस्टेंसी कम होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो इसकी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो कम रहती है, कंसिस्टेंसी कम रहती है, ये सारी चीज़ें
आप यहाँ पे समझ लीजिए अच्छी तरीके से, आप इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ मैंने आपको टाइप्स बता दिया, एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी दे दिया, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा और पूछिए, मैं आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ बताने वाला हूँ। आपको कोई चीज़ पूछने से पहले बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मोंगो डीबी, ठीक है। ये समझ चलो एग्जाम में आपका 100% आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखते हैं इसको। मोंगो डीबी इज ए डॉक्यूमेंट बेस्ड नो एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन जेसन लाइक फॉर्मेट, ओके। मोंगो डीबी एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है जो डेटा जेसन फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक। डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा क्या होता है हमारा? डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में आए, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्म में आए, जैसे फाइल्स हो गया आपका, ठीक है। फाइल्स हो गया, उसके साथ साथ आपका जेसन का जो फॉर्मेट होता है वो सब हो गया, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के लिए बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज फाइल वगैरह हर चीज का डेटा स्टोर करने के लिए मोंगो डीबी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो इसके क्रूड ऑपरेशन है, इंसर्ट करने के लिए यूज होता है हमारा मोंगो डीबी जावा स्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है। तो वहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट का जो वो है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ db.user.insert, ठीक। तो यहाँ पे नेम मान चलो राहुल नेम है, एज 20 है, ठीक। फिर डेटा को ऐड करता है, इसका यही काम होता है, इंसर्शन के थ्रू डेटा को ऐड करता है। फिर उसके बाद फाइंड, फाइंड में क्या करता है जावा स्क्रिप्ट db.users फाइंड, फिर डेटा को फेच करने के लिए यूज होता है हमारा फाइंड डेटा फेच। फेच के लिए ये हमारा ऐड के लिए ये हमारा फिर अपडेट आ जाएगा। अपडेट क्या करता है, भी जावा स्क्रिप्ट यूज करता है डीबी यूजर्स डॉट अपडेट, नेम है राहुल है उसका नाम, उसके बाद फिर H21, सॉरी थोड़ा इसमें नोटिफिकेशन आ जा रहा है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। डेटा मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है हमारा जो अपडेट है, ओके। फिर डिलीट जो है जावा स्क्रिप्ट यूज होता है इसमें भी db.user.remove नेम राहुल, ओके। डेटा डिलीट करता है, जैसे यहाँ पे 21 था, एज को इसमें डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा आप लिख देंगे तो अच्छा है, छोटा है, याद कर लेंगे आप, याद करके आप लिख दीजिएगा, क्योंकि देखो मुझे भी पता है आपके ही बैच से मैं भी निकल के आया हूँ एक समय पे, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं, भाई ऐसा है कि हर चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम टाइम है और भी डेटा वाटा सब्जेक्ट भी ऐसे हैं थियोरेटिकल की बहुत ज़्यादा इसको लेकर बच्चे सीरियस होते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ आपको रखना पड़ेगा, आप रट वट के लिख लीजिएगा, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। फ्लेक्सिबल स्कीमा, हाई स्पीड, इजी स्केलिंग, स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है और फास्ट होता है, ठीक है। मोंगो डीबी हमारा इसीलिए आया है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी सिस्टम को अडेप्ट कर लेगा, किसी भी इन्वायरमेंट में अच्छी तरीके से काम कर लेगा, ठीक है। और फास्ट तो होता ही है, स्पीड इसकी बहुत अच्छी होती है, अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपाचे स्पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मोंगो डीबी, एक अपाचे स्पार्क। स्पार्क इज ए फास्ट डेटा प्रोसेसिंग इंजन दैट परफॉर्म इन मेमोरी कंप्यूटेशन, ठीक है। स्पार्क एक फास्ट प्रोसेसिंग इंजन है जो मेमोरी में डेटा प्रोसेस करता है। देखो फास्ट प्रोसेसिंग इंजन, फास्ट प्रोसेसिंग इंजन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेसिंग इंजन, इसका काम क्या होता है, जो भी डेटा आता है रॉ डेटा को उसको एक प्रोसेस करता है, ओके। प्रोसेस करता है उसको, और प्रोसेस करने के बाद उसको नेक्स्ट स्टेप में सेंड करता है। तो स्पार्क क्या है, एक प्रोसेसिंग, एक फास्ट प्रोसेसिंग इंजन है, ठीक है, जो मेमोरी में डेटा को प्रोसेस करता है। तो डेटा को जैसे देखो पहले प्रोसेस होता था, फिर स्टोरेज में जाता था मेमोरी में, फिर वहां से डेटा, लेकिन ये क्या करता है, डेटा को ना मेमोरी में ही प्रोसेस करता है। ये मेमोरी है, यहाँ पे कोई डेटा आपने सेंड किया, ठीक, ये डेटा है मेमोरी में, तो ये इसका प्रोसेस यही मेमोरी के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो स्पार्क हमारा जो है फास्ट प्रोसेसिंग इंजन है। जब फास्ट हमको कोई डेटा बोलते हैं फास्ट प्रोसेस करना होता है, इसमें हमारा जैसे आ जाता है स्ट्रीमिंग वगैरह, हम लोग नहीं करते हैं स्ट्रीमिंग, ये सारी चीज़ें जिसमें डाटा फास्ट तरीके से प्रोसेस होता रहे, ठीक है। अब अपाचे स्पार्क हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इसके बारे में। इसके फीचर्स देख लीजिए। फीचर्स क्या है, 100x फास्टर देन हडूप, रियल टाइम प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग सपोर्ट। मैंने आपको बताया देखो 100 टाइम फास्टर देन हडूप, हडूप से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है।
और उसके बाद रियल टाइम में प्रोसेसिंग करता है। मैंने बताया जैसे स्ट्रीमिंग वगैरह हुआ, ठीक, स्ट्रीम वगैरह जो हुआ ये रियल टाइम पे देखो डेटा उसमें मल्टीपल यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें कनेक्ट है। तो इस सब में हमारा यही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे वो हिंदी लिखा है, हडूप से बहुत फास्ट होता है और रियल टाइम डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ड्राइवर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लस्टर होता है, फिर क्लस्टर के बाद वर्कर नोड होता है, फिर एग्जीक्यूटर होता है। ये कंपोनेंट्स मिलकर स्पार्क सिस्टम बनाते हैं। और जो ड्राइवर होता है ये डेटा को सेंड करता है हमारे क्लस्टर मैनेजर के पास, ओके। उसके बाद फिर वहाँ से हो जाता है वर्कर मैनेजर के पास, वर्कर नोड्स के पास, फिर उसके बाद वहाँ से जाता है एग्जीक्यूटर्स के पास जो कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, अब इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे ड्राइवर प्रोग्राम है, ठीक है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट में जो है, ठीक। अब ये हमारा यूनिडायरेक्शनली कनेक्टेड है वर्कर नोड से, ठीक, बहुत सारे वर्कर नोड है और ये यूनिडायरेक्शनली कनेक्टेड है, ठीक। फिर यहाँ पे बीच में हमारा है क्लस्टर मैनेजर। ये क्लस्टर मैनेजर जो है हमारा ये डायरेक्टली ड्राइवर प्रोग्राम से नहीं कनेक्टेड होता, ये हमारा वर्कर नोड से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों वर्कर नोड से कनेक्टेड है। फिर इसमें हमारा एग्जीक्यूटर है, कैच है, टास्क है, दो टास्क है, तो इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये वर्कर नोड क्लस्टर मैनेजर से जो भी चीज़ें मैनेज करनी होती है क्लस्टर फॉर्म में उसको लेता है, फिर वर्कर नोड में उसका एग्जीक्यूटर के पास भेजता है, एग्जीक्यूट होता है, कैच करता है, टास्क जो रहता है टास्क परफॉर्म होता है, उसके बाद फिर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट में आता है। यही सेम चीज़ ऊपर भी फॉलो होती है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, इसको जरूर बना दीजिएगा आप एग्जाम में, आप इसको बना देंगे तो वहाँ पे अच्छा नंबर मिलने का चांस आपका और बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब RDD देखते हैं, रेसिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, ठीक। RDD is a distributed and immutable data collection using Spark, ठीक है। RDD एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्ट्रक्चर है जो चेंज नहीं होता, ठीक है। ये इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल का मतलब ये होता है जो चेंज ना हो, ठीक है, जो सेम फॉर्म में रहे तो उसी फॉर्म में रहे, इस अपना फॉर्म हमेशा चेंज ना करे। जैसे अभी डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, फिर गया वहाँ पे कोई फॉर्म चेंज करके यहाँ पे बन गया, वो इमेज फॉर्म हो गया, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक RDD एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्ट्रक्चर है जो चेंज नहीं होता है, सिंपल। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक, जो चेंज नहीं होता है। इम्यूटेबल आप लिख दो या फिर चेंज नहीं होता है, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। फॉल्ट टॉलरेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्यूटेबल, एरर होने पर रिकवर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई आप टास्क न्यू बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई एरर आपको मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, अपने आप से रिकवर कर लेगा। आपको ये जरूरत नहीं है कि फिर से वही सारा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़े, ठीक है। इसके स्पार्क कॉम्पोनेंट्स, स्पार्क कोर, स्पार्क SQL, स्पार्क स्ट्रीमिंग, यमलीब एंड ग्राफएक्स, ये अलग अलग फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। ये इसके फंक्शनैलिटीज हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा आप वहाँ पे फंक्शनैलिटीज में। चलिए आगे देखते हैं। और अब स्पार्क ऑन यार्न, स्पार्क कैन रन ऑन यार्न फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, स्पार्क यार्न के ऊपर रन करता है जिससे रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर होता है, ठीक। अब हम समझाते हैं आपको स्पार्क ऑन यार्न मतलब क्या हुआ। स्पार्क जो है यार्न के ऊपर, ठीक है। अब एक कैसे काम करता है जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर करने के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है स्पार्क यार्न के ऊपर रन करता है जिससे रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर होता है। यार्न के ऊपर रन कराने से जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जो भी उसको रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए, रिसोर्स जो भी चाहिए सिस्टम को हमारी, ठीक है, जब यार्न के ऊपर हम स्पार्क को रन कराएंगे, ठीक है, तो वो रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बेटर हो जाता है। अच्छी तरीके से वो सिस्टम को प्रोवाइड कर सकेगा, उसका प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करने के लिए स्पार्क का यूज होता है यार्न में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए और यहाँ पे आपका स्पार्क ऑन यार्न ये हमारा शायद कंप्लीट है, हाँ ये कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो छोटा है क्वेश्चन तो बहुत आएगा तो 1 नंबर में आएगा ये, ठीक, तो आप इतना बता सकते हैं, बहुत है, इतना सफिशियंट होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्केला प्रोग्रामिंग। स्केला इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर स्पार्क डेवलपमेंट। स्केला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पार्क में यूज होती है। स्पार्क का जो डेवलपमेंट होता है
उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है उसको हमें स्केला प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इतना चीज़ है। इसके फीचर्स देख लेते हैं आप। फंक्शनल प्लस ऊप, ठीक है, फास्ट एंड लेस कोड। इसके फीचर्स में क्या है, फंक्शनल चीज़ों को यूज करता है ऊप कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है, और ये फास्ट होता है, और इसका जो कोड होता है लेस होता है, मिनिमम कोड यूज होता है इसमें, कम कोड में ज़्यादा काम कराने के लिए बेसिकली ये हमारा यूज होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्केला यहाँ पे है, वैल x इक्वल टू 10, वैर y इक्वल टू 20। वैल जो है कंसिस्टेंट है, वार चेंजेबल है, ठीक है, जिसमें ये हमारा है वार x, वैल x 10, ठीक, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। और ये जो है वार y इक्वल टू 20 चेंज होगा, हो सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल लिखा है, स्केला में वार का यूज इम्यूटेबल वेरिएबल बनाने के लिए होता है, मतलब इसकी वैल्यू बाद में चेंज हो सकती है, ये अपडेट होने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसमें जो स्केला में वार का यूज है इसको इस तरीके से बनाया ही गया है, देखो वो ताकि समय आने पे जब हमको नीड हो, ठीक है, वार, तो हमको जब नीड हो तो हम उसको मॉडिफाई कर सकें, उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिट नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँगा। मैंने हर चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इसका नोट्स अपने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके वहाँ से ज्वाइन करके इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।